आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने वाले हैं, जिसके लिए हमारी जो ऑडियंस है वो बार बार पूछ रही है कि भैया इस पर वीडियो कब बना रहे हो। वो वीडियो होने वाला है कि भाई किसी करेंसी की वैल्यू किस तरीके से डिसाइड होती है, कैसे डिसाइड होता है कि इस देश की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी या इस फलाने देश की करेंसी डाउन हो जाएगी। जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है, क्या क्या इसके फैक्टर्स रहते हैं, क्या क्या इस पर मेजर्स होते हैं, ये सारी बातें जानते हैं और बहुत कुछ आज इस वीडियो में। किसी करेंसी की वैल्यू जाननी हो या फिर किसी कमोडिटी के प्राइसेस को डिटरमाइन करना हो तो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक हमेशा सेम रहते हैं। वो क्या है? डिमांड और सप्लाई। हम जानते हैं कि किसी कमोडिटी के जब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में तो उसके प्राइसेस अपने आप बढ़ते हैं, और जब उसकी ही अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके प्राइसेस डाउनवर्ड चले जाते हैं। सेम हमारी करेंसी के साथ होता है। तो मतलब हमारी करेंसी बिल्कुल भी इंसुलेटेड नहीं है डिमांड और सप्लाई के साइकिल से। इंटरनेशनल मार्केट में जब बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है करेंसी तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, और जब बहुत ज़्यादा सप्लाई में हो जाती है, डिमांड कम होती है उसकी, तो उसकी वैल्यू डाउनवर्ड चली जाती है। कंट्री लेवल पर अलग अलग फैक्टर्स प्ले करते हैं, जैसे कि उस कंट्री में पॉलिटिकल स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कि स्टेबिलिटी कैसी है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि वहाँ की जीडीपी कैसी है, और साथ में जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे रह रहे हैं, जिससे डिटरमाइन होता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कैसा है। ये सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे आगे इस वीडियो में। पहले जान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके से हमारी करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। ये एक तरह का कॉस्ट है जो मनी को बोरो करने पर हमें देना पड़ता है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है उतना ही एक्सपेंसिव हो जाता है मनी को बोरो करना। जब कोई चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है तो औकात से बाहर चली जाती है, और हमें पता है कि जब कोई चीज़ औकात में नहीं होती तो उसके बस दिग्दर्शन यानी कि देख कर ही सुकून करना पड़ता है, उसे हम बाय नहीं करते। इससे हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। डिमांड कम होने की वजह से जो हमारी वैल्यू है वो नीचे आ जाती है, और वैसे ही उल्टा होता है। अगर हमारी जो इंटरेस्ट रेट हैं वो कम कर दिए जाते हैं तो वैसे ही डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। डिमांड बढ़ने की वजह से जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि किस तरीके से इन्फ्लेशन हमारी करेंसी को इम्पैक्ट करता है। यहाँ पर हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आ जाती है। बताता हूँ कैसे। देखिए, मान लीजिए आपको एक ब्रश खरीदना है। ब्रश की वैल्यू 10 रुपये है, आपके पास 10 रुपये हैं, लेकिन आपकी तरह 10 और लोगों के पास 10 रुपये हैं। अब दुकानदार चालाकी खेलता है, कहता नहीं मैं 10 में नहीं बेचूंगा, मेरा ब्रश सिर्फ एक है, तो मैं इसकी वैल्यू 20 रुपये लगाता हूँ। अब जो इंसान 20 रुपये देने को तैयार है ये ब्रश उसको जाएगा। अचानक से एक थर्ड पार्टी आती है जो 20 रुपये देकर उस ब्रश को ले जाती है। अब जिनके पास भी 10 रुपये थे, उससे ज़्यादा रुपये नहीं थे, तो उनका पैसा कम हो जाता है, यानी कि वो जो वैल्यू है वो बहुत डाउन रहती है। उससे एक ब्रश भी नहीं खरीदा जा सकता जिसका पहले वैल्यू 10 रुपये था, लेकिन बाद में क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई तो फिर उसकी वैल्यू 20 रुपये कर दी गई। यहाँ पर जो हमारी करेंसी है उसको डेप्रिशिएट होते हम देख सकते हैं। कहने का मतलब, जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट करती है, और इन्फ्लेशन लो होने की स्थिति पे हमारी करेंसी अप्रिशिएट कर जाती है। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर इम्पैक्ट करता है करेंसी को वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बहुत सारे लोग इसको अंडरमाइन करते हैं, लेकिन चाहे आप श्रीलंका देख लो, पाकिस्तान देख लो, आपने देखा है कि इस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस आते ही वहां पर जो करेंसी है वो डाउनग्रेड चली गई, यानी कि वहां की जो करेंसी की वैल्यू है वो कितनी ज्यादा डेप्रिशिएट हो गई, आपने देखा है। और हम जानते हैं कि जहां पर स्टेबल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उन्हें भरोसा होता है कि यार ये सरकार है, अभी मैंने पैसा लगाया है, आगे भी अगर यही सरकार आती है तो पॉलिसीज इसकी एकदम सेम रहने वाली है। मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि यहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है कि ये गवर्नमेंट वैसी है वो गवर्नमेंट ऐसी। मैं बस बता रहा हूँ कि कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंडली होती है। वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और वहीं कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो सोशलिस्ट होती हैं, मतलब कि हमारी जो आम जनता है उसके लिए स्कीम्स बनाती हैं कि भैया आपके लिए हमने भत्ता योजना निकाल दी, या फिर ऐसा निकाल दिया, या फिर ऐसी सहूलियत दे दी, या फिर आप सम्मान निधि ले लो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि गवर्नमेंट का भी फ़र्क होता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि भाई गवर्नमेंट स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक टांग इधर है दूसरी टांग उधर है। ये सब चीज़ें होती हैं, तो कई बार देखा जाती है कि जो करेंसी के प्राइजेस हैं वो स्टेबल कर जाते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। जी हाँ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अगर अच्छी है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है वहाँ पर, मतलब लोग जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, साथ ही साथ जो जीडीपी है वो अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, और हमारे ओवरऑल जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं ग्रोथ के वो बेहतर रह रहे हैं, तो हमारी जो करेंसी है उसको ग्लोबली बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ देखा जाता है, उसकी इज्जत बढ़ती है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। देखिए, करेंसी की वैल्यू घटने से कोई नुकसान बड़ा नहीं है, मतलब करेंसी की वैल्यू घटने से देशवासियों को नुकसान थोड़ा बहुत होता है, लेकिन एक फ़ायदा ये भी रहता है कि जब हम ट्रेड करते
सकते हैं, है ना। तो हमें वो जो एक्सपोर्ट करना होता है उसमें बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है। जैसे कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है, हमें एक्सपोर्ट करना है, हमारे लिए प्राइसेस तो उतना ही है, लेकिन दूसरे वाले देश के लिए वो सस्ते हो गए। जैसे उसके लिए सस्ते हो गए तो यहाँ पर एक बड़ा मार्केट क्रिएट हो गया। तो ये मत सोचिए कि यार करेंसी की वैल्यू गिर गई तो सारी जो हमारी मेहनत है वो गर्त में चली गई। करेंसी की वैल्यू गिरने से भी कुछ ना कुछ फायदा होता है। हम जानते हैं कि यूएस डॉलर भी अलग अलग करेंसी के प्राइसेस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है। वो किस तरीके से, देखिए हमें पता है कि एक रिजर्व करेंसी है, माने चाहे ना माने, यूएस डॉलर की अभी भी बहुत ज़्यादा हेजीमनी दुनिया भर में बनी हुई है। बहुत सारे लोग अपने रिजर्व्स रखते हैं यूएस डॉलर में। फॉरेक्स रिजर्व इसी का तो नाम है। यूएस डॉलर वहाँ पर रखा जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, है ना। हमारा 600 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का है। अब बात करते हैं कि यूएस में क्या चलता है जिससे वजह से हमारी जो करेंसी है वो इम्पैक्ट हो जाती है। रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। अब यूएस ने बहुत ज़्यादा एड कर रखा है यूक्रेन को, उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसा छापना है। पैसा छापा तो वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके पहले कोविड में भी पैसा छापा था, पैसा छापा तो इन्फ्लेशन आसमान छू रहा था। अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए यूएस क्या करेगा भाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। इंटरेस्ट बढ़ाने से इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगी, लेकिन बाकी के नेशंस जो ऑलरेडी होल्ड करके रखे हुए हैं यूएस डॉलर को और एक्सचेंज करते हैं यूएस डॉलर में, उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उनकी करेंसी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में अचानक से डेप्रिशिएट कर जाती है और काफ़ी यहाँ पर नुकसान होता है उनकी इकोनॉमी को भी। तो ये सारी वो अपडेट्स हैं जो आज मैंने आपसे बताई। यहाँ पर आप समझे कि किस तरीके से जो एक करेंसी है उसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है, किस तरीके के फैक्टर्स रहते हैं जो जिम्मेदार रहते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए जहाँ बड़ी बिजनेस इनसाइट्स हम सही वक्त पर पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।